गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपको डेली न्यूज़ के चैनल पे स्वागत करता हूं। वेलकम डेली न्यूज़ फैमिली, एवरीथिंग फॉर यू। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, हम अपने करंट अफेयर के तरफ चलते हैं। आज का महत्वपूर्ण करंट, आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफ़ी सिलेक्शन क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। पहला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश। और आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है। इसके वर्चुअल उद्घाटन में रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इसके वर्चुअल उद्घाटन में वो भी मौजूद थे। और ये एशिया का सबसे बड़ा प्रमाणित टियर 4, एशिया का सबसे बड़ा प्रमाणित टियर 4 डाटा सेंटर है। और यह मुंबई के निकट पनवेल में स्थित है। मुंबई के निकट पनवेल में स्थित है। ये अपने आप में, अपनी तरह के बिल्डिंग में भारत का प्रथम और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। इसका उद्घाटन जब CM ठाकरे ने किया तो उन्होंने बोला यह महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो गई, क्योंकि उनमें इसमें काफ़ी निवेश की आशंका है। उसमें काफ़ी निवेश को उनको आशा है कि इसमें बहुत सारा निवेश होगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, ये डाटा सेंटर जो है, ये हीरानंदानी ग्रुप के MD निरंजन हीरानंदानी भी थे। उन्होंने बोला यह लगभग 18 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। इसमें लगभग 7200 रैक होगा। तो दोस्तों सोच सकते हैं काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, यानी काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में कौन पहले 2 देश है जिन्होंने WHO के अनुसार रूबेला और खासरा को 2023 के लक्ष्य के आगे खत्म कर दिया? WHO के अनुसार इन्हें 2023 तक लक्ष्य मिला था, लेकिन ये आगे ही लक्ष्य को खत्म कर दिया। काफ़ी अच्छी बात है। और आपका ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, इंडिया और मालदीव। और आपका सही जवाब होगा मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों देश 2023 तक लक्ष्य मिला था, उसके पहले ही खत्म कर दिए। दोस्त, आपको एक बात समझनी चाहिए कि कोई बीमारी खत्म करने का मकसद क्या होता है, खत्म करने का मतलब क्या होता है। खत्म करने का मतलब होता है क्या आज खत्म हो जाना है? जी नहीं। खत्म होने का मतलब पिछले 3 साल से उसकी कोई भी रोगी, कोई भी मरीज न मिले, यानी वो रोग खत्म हो गया। दक्षिण पूर्व एशियाई WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह जी हैं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज के अगले क्वेश्चन, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दोस्त, हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसने कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा की। और आपके पास ऑप्शन है इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी एंड नीदरलैंड। और आपका सही जवाब होगा जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी, एडोल्फ हिटलर वाला जर्मनी। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक विकसित क्षेत्र है। ये औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी कोयला और परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जी हाँ, यह घोषणा अब आधिकारिक है। आज तक इसका बात चलता था पहले कि ये करेगी, लेकिन अब आधिकारिक घोषणा आ गई। यानी इसके संसद, जर्मनी के संसद को क्या बोला जाता है? जर्मनी के संसद को बोला जाता है बुंडस्टैग। इसने इसके जो संसद है, संसद के दोनों सदन से इसकी आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, जो 14 मार्च 2018 से कार्यरत है। दोस्तों, आगे चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने आणविक नैदानिक परीक्षणों और मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल विकसित की है। भारत की पहली मशीन कॉम्पैक्ट एक्सेल विकसित की है। और आपके पास ऑप्शन है बाईवन, भारत बायोटेक, माइलैब एंड बायोजेनोमिक्स। और आपका सही जवाब होगा माइलैब। दोस्तों, पुणे में जो स्थित माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने कोविड 19 के लिए RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के तहत इसको क्या किया गया, इसको किया। ये कोविड 19 के लिए इसका
इसको विकसित किया गया है कि इसमें एक साथ काफ़ी लोगों को क्या किया जा सकता है, एक साथ काफ़ी लोगों को इसमें चेक इन किया जा सकता है, टेस्ट किया जाता है, सैंपल लिया जा सकता है। इसमें एक बार में लगभग 32 लोगों को सैंपल लिया जा सकता है। 32 लोगों को एक साथ नमूने को लेकर इसमें चेक किया जा सकता है और इसका पुष्टि में किया गया कि बाद में इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक कदम है और इससे क्या होगा, सस्ता बनेगा। चलो, माइलैब जो है इसके प्रबंध निदेशक हसमुख रावल हैं। माइलैब के प्रबंध निदेशक हसमुख रावल जी हैं। चलिए दोस्तों, 13 जुलाई से इसका प्री ऑर्डर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन। दोस्तों, आज का 5वां क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का स्थान, और आपके पास ऑप्शन है 35, 35, 34, 45 एंड 55, और आपका सही जवाब होगा 34। जी हाँ, 34 स्थान भारत को मिला हुआ है। पिछले साल की अपेक्षा भारत को एक स्थान का फायदा हुआ। पिछले साल 35 था, इस साल 34 हो गया। यह एक द्विवार्षिक सर्वेक्षण है। द्विवार्षिक का मतलब हर 2 साल में एक बार इसका सर्वेक्षण होता है। इसमें चाइना को 32 स्थान मिला है, थाईलैंड को 33 स्थान मिला है और भारत को 34 स्थान पर, और शीर्ष पर ब्रिटेन है। यह JLL सर्वेक्षण करती है। JLL कंपनी है इसका सलाहकार, वही इसका सर्वेक्षण करती है। JLL के CEO रमेश नायर जी हैं। इंडिया के जो हेड हैं, CONML इंडिया हेड रमेश नायर है। दोस्तों, आज के छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है विश्व चॉकलेट दिवस। काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चॉकलेट का नाम सुन के ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चॉकलेट सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। तो विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 8 जुलाई, 7 जुलाई, 1 जुलाई और 5 जुलाई, और आपका सही जवाब होगा 7 जुलाई। जी हाँ, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कब से इसकी शुरुआत हुई मनाना? इसको 2009 से मनाया जाता है। विश्व यानी पहली बार 7 जुलाई 2009 को विश्व चॉकलेट दिवस मनाता है। दोस्तों, 7 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1550 ईस्वी में 7 जुलाई 1550 को यूरोप में पहली बार चॉकलेट आया था, इसलिए इसी दिन को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन। दोस्तों, आज का 7वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी केंद्रीय खेल मंत्री हैं, के अनुसार भारतीय खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षक की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? आपके पास ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, और आपका सही जवाब होगा 4 साल। दोस्तों, हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात की घोषणा की है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षण देने वाले जो भी विदेशी या देसी प्रशिक्षण होंगे, उनकी प्रशिक्षण की अवधि अब 4 साल की होगी, यानी 4 साल से ज़्यादा वो प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। दोस्त, हम यहाँ आपके लिए डेली 10 क्वेश्चन ही लाते हैं, लेकिन 10 डेली एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं कि जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं दे देते हैं कि आप पढ़ के उसमें कन्फ्यूज रहे कि आए या ना आए, या अपना समय व्यर्थ करें। हम यहाँ पर आपका डेली 10 से 12 मिनट लेते हैं, लेकिन आपको 10-12 मिनट में 10 क्वेश्चन देते हैं और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की भी काफ़ी जानकारी देते हैं। यानी यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे डेली देखें। डेली हम लोग इसको वीडियो को आता है हमारा डेली, और हमारे इस चैनल पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, उससे रिलेटेड भी आपको जानकारी मिल जाती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष, दोस्तों प्रथम, जहाँ भी बात प्रथम आता है वहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है कि रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया, और आपके पास ऑप्शन है विक्रम सेठ, मनोज कुमार, राहुल सचदेवा, इंजेती श्रीनिवास। दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा, जी हाँ, आपका सही जवाब डी होगा, ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं क्या है। यह तो सबसे पहले किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में है। इसमें लगभग 9 सदस्य होते हैं, और ये 9 सदस्य अलग अलग वित्तीय
जो हमारी ब्रांच है उसमें आता है, जैसे आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस, वित्त मंत्रालय, इससे लेते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। दोस्तों इसका काम क्या है, ये क्या काम करते थे, ये वित्तीय सेवाओं को देखती है। जैसे वित्तीय सेवा जो हमारे होता है, बैंकिंग से रिलेटेड सेवा होता है, जमा या बीमा से रिलेटेड वित्तीय संस्थाओं के अनुबंध के लिए नियम तैयार करती है। तो ये इसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है दोस्तों, हाल ही में भारतीय एथलेटिक के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु सीमा के कारण पद से हटना पड़ा। दोस्तों 25 वर्ष से ये सर्विस दे रहे थे और ऊपरी आयु सीमा यानी अपर एज लिमिट के कारण इनको अपने पद से हटना पड़ा। आपके पास ऑप्शन है अनमोल सिंह, बहादुर सिंह, मोहन कुमार एंड नन ऑफ दीज। और आपका सही जवाब होगा बहादुर सिंह। जी हाँ, बहादुर सिंह जो पिछले 25 साल से सर्विस दे रहे थे। और ये पिछले 25 साल का मतलब 1995 से ये अपना सर्विस दे रहे थे। अब अपर एज लिमिट के कारण खेल मंत्री ने इन्हें बोला कि नहीं, इसका खेल का जो मंत्रालय था इनको अब हटना पड़ेगा, अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। यानी अपर लिमिट के कारण इनका पद 30 जून को समाप्त हो गया था दोस्तों सलाह। लेकिन ये पद समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं कि ये चले जाएंगे, पद समाप्त होने के बाद भी ये एथलेटिक्स से जुड़े रहेंगे और सलाहकार के रूप में काम करेंगे। दोस्त ये इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। बहादुर सिंह, ये भारत के लिए इनका लोगों का मानना है कि ये जिस बोर्ड से हैं, इन बोर्ड एथलेटिक्स का मानना है कि ये जुड़े रहेंगे और इनके जो एक्सपीरियंस है उसका ये लोग क्या करेंगे, हम लोग मदद लेंगे। इन्होंने 2 स्वर्ण मेडल जीता था, एक 1978 के बैंकॉक में और 1982 के दिल्ली का जो एशियाई खेल में शॉट पुट यानी गोला फेंक उसमें लगातार 2 स्वर्ण पदक इसने जीता था। इन्होंने 1976 में अर्जुन अवार्ड भी जीता था। 1998 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी जीता था। दोस्तों अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ था। इसमें 5 लाख रुपया मिलता है। और सिर्फ उसी साल के लिए नहीं, पिछले 3 साल में अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कार्य करता है, अच्छा खेलता है, उसका कैरेक्टर अच्छा रहता है, बिहेवियर अच्छा रहता है, तो उसको अर्जुन अवार्ड मिला जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से शुरू हुआ, ये कोच को दिया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपया मिलता है। और इनके हटने के बाद वो पहले जो डिप्टी मुख्य कोच थे राधा कृष्ण नायर, वो लोगों का पसंदीदा है, लगता है कि वो कोच बन सकते हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय रेडियो ने किस भाषा में प्रथम समाचार पत्रिका कार्यक्रम को प्रकाशित करने की योजना बनाई है। और आपके पास ऑप्शन है हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली। और आपका सही जवाब होगा संस्कृत भाषा में प्रथम पत्रिका प्रकाशित करने की योजना है। अब थोड़ा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जानते हैं। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के भी नाम से जानते हैं। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी 1956 में इसे ऑफिशियली आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, संसद मार्ग में। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह प्रसार भारती की अंदर में है। दोस्त यह दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। यह लगभग 23 भाषाओं में प्रोग्राम की शुरुआत करता है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सूचना और प्रसारण मंत्री है अभी कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। दोस्त आज का करेंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली न्यूज़। दोस्त अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम लोग अपने वीडियो को देते हैं। तो आपको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिसके कारण हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं। और आप नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली अपना करेंट अफेयर डालते हैं। दोस्तों हम करेंट अफेयर के साथ साथ डेली का जो भी एग्जामिनेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है वो भी देते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी डेली न्यूज़ के अंदर है, आप वहाँ पे भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली का क्यूज़ मिलेगा, जीके मिलेगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को और एग्जामिनेशन की तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए।